रखना है। बार बार मैं ये कहता हूँ, मुझ पर भी भरोसा मत करो, किसी पर भरोसा मत करो। खड़े हो जाओ और अपना मुकद्दर लिखने की कोशिश करो और अपने अंदर से लीडरशिप निकालो, अपने व्यक्ति जिताओ। सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज स्वराजी। कल से लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि मनोज भाई बताइए क्या हो रहा है पेंशन का। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, क्या सूचना है, नई सूचना दो। तो आज ये वीडियो उसी के सिलसिले में बनाई गई है और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग समझें कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। थोड़ी वीडियो आज बड़ी होगी। बड़ी इसलिए होगी कि वीडियो के अंदर मैं एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा, बड़ी फेमस कहानी है। तो आपसे उम्मीद है कि आप बने रहेंगे लास्ट तक। और लास्ट में मेरा ये संदेश होगा, बड़ा गंभीर संदेश होगा जो आपको समझना होगा। और वो जब समझ जाएंगे आप, तो मुझे लगता है कि हम अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है, वो पूरा कर लेंगे। एक बहुत बड़े संत थे। एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। एक बहुत बड़े संत थे, तो उनके पास एक व्यक्ति पहुँच गया। वो व्यक्ति पहुँच के बोलता है कि भैया मुझे तो संगीतज्ञ बनना है, मुझे तो संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीखना है। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बजाएगा? कि बांसुरी बजाएगा, तबला बजाएगा, हारमोनियम बजाएगा, गिटार बजाएगा, क्या बजाएगा? संतूर बजाएगा। सबके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सबके लिए सीखना पड़ेगा। कह रहा नहीं, ऐसा वाद्य यंत्र बताओ जो जिसमें सीखना ना पड़े, जिसमें मेहनत ना लगे, जिसमें कुछ समय ना लगे और तुरंत हो जाए। तो उन संत ने कहा ठीक है भाई, तेरे हाथ में झुंझुना पकड़ा दे, तू झुंझुना पकड़ ले। तो झुंझुना ले लिया उस व्यक्ति ने और झुंझुना बजाता रहा। पेंशनर के साथ भी ये हो रहा है कि उनके हाथ में झुंझुना पकड़ाया जा रहा है और झुंझुना लेकर पेंशनर बजा रहे हैं। और झुंझुना किस बात का झुंझुना है? मीटिंग का झुंझुना, मुलाकात का झुंझुना, पत्र व्यवहार का झुंझुना, ये करना वो करना। इन झुंझुनों से काम अब चलने वाला है नहीं, क्योंकि ये झुंझुनों से अब पब्लिक तंग आ चुकी है। इन झुंझुनों को सुन सुनकर ये जो यूट्यूब पर रोज नई खबर आ जाती है, आज मिल जाएगी पेंशन, कल मिल जाएगी पेंशन, आज हमारी मीटिंग हो गई, आज हमारी इधर मीटिंग हो गई, आज हमारी उधर मीटिंग हो गई। फिर एक चैनल आता है, बड़ी उम्मीद से लोग देखते हैं और निकलता क्या है? ढाक के 3 पात। निकलता क्या है? भूस। निकलता क्या है? सब खाली। तो इनकी बात की वैल्यू खत्म हो गई है नेता लोगों की, क्योंकि ये सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं और मीटिंग रूम में जाकर चरण वंदना करते हैं। चरण वंदना करते हैं, साफ साफ कह रहा हूँ, और फोटो खिंचाते हैं और बाहर आते हैं और कहते हैं हमने मीटिंग की, हमने ये मांग रख दी, हमने वो मांग रख दी। खैर इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त कहानी है, जामुन का पेड़। इसके बाद मैं मैसेज भी दूंगा, तो आप धैर्य से इसको सुनिए और सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। जामुन का पेड़ ये कहानी है। तो ये कहानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष करती है, व्यंग करती है। और मैं कहानी शुरू करता हूँ। रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक दरख्त गिर गया। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम पड़ा कि दरख्त के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। दरख्त यानी पेड़। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आया। मिनटों में गिरे हुए दरख्त के नीचे दबे हुए आदमी के गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। कहने का मतलब एक आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दब गया और फिर जैसे ही सूचना मिली सब लोग आसपास इकट्ठा हो गए। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। इसके जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे, तीसरे क्लर्क ने तरकीबन आबदीदा होकर कहा। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने हैरत से पूछा।
दरख्त को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक काहिल और मोटा चपरासी बोला। दरख्त का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगाकर दरख्त के नीचे दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क तो एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग दरख्त को काटने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूं। अब देखिए सिस्टम का क्या खेल चलता है। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ ऑफ सेक्रेटरी के पास गया। जा रहे हैं, एक के पास दूसरा जा रहा है, दूसरे के पास तीसरा जा रहा है, तीसरे के पास चौथा जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा और एक फाइल बन गई। पेंशनर के साथ भी ऐसा हुआ कि उनकी भी एक फाइल बन गई है कि भाई इधर दिया, उधर कहा, उधर क्या, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय। तो ये फाइल बन गई, फाइल चलने लगी, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ जमा हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। मनचले यानी कि कुछ लोग कह रहे कि यार हम ही कर लें यार, हम सॉल्यूशन तो करें समस्या का। लेकिन क्या हुआ, वह हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर दरख्त को खुद से हटाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस दरख्त को यहाँ से नहीं हटा सकते, हम लोग महकमा तिजारत के मुवक्किल हैं और ये दरख्त का मामला है तो महकमा ज़राअत की तहवील में है, इसलिए इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके महकमा ज़राअत में भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसी को हटवा दिया जाएगा। यही खेल पेंशनर के साथ हो रहा है। श्रम मंत्रालय वित्त मंत्रालय को भेज रहा है, वित्त मंत्रालय पीएमओ को भेज रहा है, पीएमए फिर श्रम मंत्रालय को भेज रहा है, फिर ईपीएफओ को भेज रहे हैं। तो ये फाइल इधर से उधर जा रही है। दूसरे दिन महकमा ज़राअत के से जवाब आया कि दरख्त हटवाने की जिम्मेदारी महकमा तिजारत की है, आयद होती है। ये जवाब पढ़कर महकमा तिजारत को गुस्सा आ गया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी महकमा ज़राअत पर आयद होती है, महकमा तिजारत के मामले से कोई लेना देना नहीं है। जैसे वित्त मंत्रालय में पल्ला झाड़ा था जब आपकी पेंशन का वो गया था कि भाई ये तो हमारे पास में नहीं है, तो स्वपोषित योजना है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब भी आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि एक फलदार दरख्त था का मामला है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसले करने का मजाज है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के दायरा इख्तियार में आता है। अब एक नया डिपार्टमेंट आ गया, हॉर्टिकल्चरल। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं कोई लोग कानून को अपने हाथ में ना ले लें, दरख्त खुद को हटवाने की कोशिश ना करें। मगर पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया। उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखा, कहा, हैरत गुजरी है, तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। वही बात कि पेंशनर तुम्हें 1000 तो मिल रहे हैं, 1000 से कम तो मिल रहे हैं, कहीं कुछ भी ना मिलते, ऐसा भी हो जाता। माली ने फिर कहा, तुम्हारा कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और तंज आमेज हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अदबी मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने लिखा था, हैरत है इस समय जब दरख्त उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो दरख्त को काटने का मशवरा दे रहे हैं। वह भी एक फलदार दरख्त को, और फिर जामुन का दरख्त जिसके फल आवाम बड़े रगबत से खाते हैं। हमारा महकमा किसी हालत में इस फलदार दरख्त को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा,
अगर दरख्त काटा नहीं गया तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उसी आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में यानी धड़ से मकाम तक काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से निकल आएगा और दरख्त वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने एहतिजाज किया, मतलब विरोध किया। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला, आदमी को काटने वाली तब तजवीज पेश करने वाले ने पुनः जोर एहतियाज कड़ा विरोध किया। आप जानते नहीं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ को मकाम इस आदमी से फिर जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया। जिस दिन फाइल मिली उसी दिन महकमे के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन तहकीकात के लिए भेज दिया। अब जी प्लास्टिक सर्जन आ गए। सर्जन ने दबे हुए आदमी के कंधे को अच्छे से टटोलकर उसकी सेहत देखकर, खून का दबाव, सांस की आमद और रफ्त, दिल के और फेफड़ा की जांच कर रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी से ऑपरेशन तो हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा अगर आदमी मर जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा ये तजवीज भी रद्द कर दी गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी के लुकमे डालते हुए उसे बताया, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों ने मीटिंग होगी, तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ता से बोला, हमने माना कि तगाफुल ना करेंगे, लेकिन खाक हो जाएं हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़े ही अरसे में सेक्रेटरिएट में ये बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग जौक दर जौक शायर को देखने के लिए आने लगे। इतनी खबर शहर में फैल गई, शाम तक मोहल्ले मोहल्ले के शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट के लॉन भात भात के शायरों से भर गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायरी से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें और नज़में सुनाने लगे। कुछ क्लर्क उसकी गजलों पर इस्लाह लेने लगे, कुछ मुसिर होने लगे। जब तक पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया, चूंकि दबा हुआ आदमी शायर है, लिहाजा इस फाइल को तौल्लुक एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, इसलिए सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से गुजारिश की गई कि जल्द ही इस मामले का फैसला करके बदनसीब शायर को सजर ए सायादार से रिहाई दिलाई जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों से गुजरती हुई अदबी आदमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उस वक्त भी अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तखल्लुस करते हो? अवश्य। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ ए कलाम अवस के फूल हाल में ही शाया हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। हैरत है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर, अवस के फूल का मुनस्सिफ और हमारे अकादमी का मेंबर नहीं? उफ उफ, कैसे गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर, कैसे गोसाए गुमनामी में दबा पड़ा है। गोसाए गुमनामी में नहीं, बल्कि एक दरख्त के नीचे दबा हुआ है। बरहा ए करम, मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी ने फौरन बोला और फौरन जाकर अपने महकमे को रिपोर्ट पेश कर दी। अब एक नया महकमा चालू हो गया। देखिए इसमें कितना तीखा व्यंग है। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खाओ, हमारी सरकार अकादमी ने तुम्हें मकरजी कमेटी का मेंबर चुन लिया। ये लो परवानाए इंतखाब, मगर मुझे इस दरख्त के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने करहा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों में नामालूम होता था कि सदीद तसन्नुज और करब में मुब्तला हैं। ये हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त कर दो तो हम यह भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ, शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी
अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा महकमा सिर्फ कल्चर से मुत्तकिल है, इसलिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस दरख्त को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। वो दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वह किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सुबह तक किसी ना किसी तरह से जिंदा रहना था। पेंशनरों के साथ भी यही हो रहा है। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्होंने दरख्त काटने से उनको दरख्त काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि महकमा खारजा से हुक्म आया कि इस दरख्त को ना काटा जाए। वजह यह थी कि दरख्त को 10 साल पहले ही हुकूमत पिटोनिया के वजीर आजम, प्रधानमंत्री, सेक्रेटरी ने लॉन में लगाया था। अब ये दरख्त अगर काटा गया तो उम्र का शदीद अंदेशा था कि हुकूमत पिटोनिया से हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क ने गुस्से से चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है, एक क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और ये भी तो समझो, हुकूमत पिटोनिया ने हमारी हुकूमत को कितनी इमदाद देती है। अगर हम उनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकते क्या? शायर को मर जाना चाहिए बिलाशुबा। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट सेक्रेटरी को बताया, आज सुबह ही वजीर आजम बाहर मुल्कों के दौरे से सफल वापस आ गए हैं। आज ही 4 बजे महकमा खारजा इस दरख्त को फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। अब साहब विदेश मंत्रालय में फाइल पहुंच गई। शाम 5 बजे सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही खुशी में फाइल हिलाते हुए चिल्लाया, वजीर आजम को दरख्त काटने का हुक्म दे दिया गया है और इस वाक़ये की सारी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल ही वह दरख्त काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई है। सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू में को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी। ये है सिस्टम का हाल। ये एक कहानी है सिस्टम की कि कैसे फाइल चलती है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और लोगों की जानें जा रही हैं, लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आप समझें कि ये जो लोग नेता बनते हैं, ये जो आपकी फाइल चलाने की बात करते हैं, इनके बस का कुछ है नहीं। ये सड़कों पर प्रोटेस्ट करके आप से नारे लगवाते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब मीटिंग में जाते हैं तो अपने आकाओं के सामने घुटनों के बल प्रणाम करते हैं, लेट जाते हैं, चरण वंदना करते हैं और फिर निकल के मीडिया में बाइट देते हैं कि हमने ये बात की, हमने वो बात की। अरे ये कोई बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ मीटिंग में जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और न्यूज़ बनाते हैं और उस न्यूज़ से हजारों लाखों लोगों को उम्मीद देते हैं, आशा देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब पेंशन मिल जाएगी, आज पेंशन मिल जाएगी, कल पेंशन मिल जाएगी। लेकिन खबर नहीं आती। खबर क्यों नहीं आती? खबर आएगी तब जब आप लोग संगठित हो जाओगे। खबर आएगी तब जब आप लोग खड़े हो जाओगे। खबर आएगी तब जब आप किसी को मसीहा मानना बंद कर दोगे। आपको पता है ना, 11 लाख की चेतावनी आपने दी थी, आपने मसीहा मानना बंद कर दिया था। आज पीएम को जवाब देते नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि हर आदमी पूछ रहा है। खबर तब बनेगी, असली खबर तब आएगी पेंशन की, जब आप खड़े होगे। जब तक मैं खड़ा हूं या कोई और नेता खड़ा है और आपकी आवाज बुलंद कर रहा है, खबर नहीं आएगी। आपको खड़े होना पड़ेगा, अपने कष्ट खुद मिटाने पड़ेंगे, और जो अपने कष्ट मिटाना नहीं जानता उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता। उसको बस यही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी और स्वयंभू नेता पत्र लिखते रहेंगे, बंदर की तरह एक पेड़ से उस पेड़ पर कूदते रहेंगे और बताएंगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब ये हो जाएगा, अब हम इससे मिल लिए, अब हम उससे मिल लिए, आज यहाँ फाइल चल गई, कल वहाँ फाइल चल गई, आज इधर फाइल चली, कल उधर फाइल चली, अब तो पेंशन मिल जाएगी, अब हमने धमकी दे दी, अब हमने चेतावनी दे दी, अब हमने ये तारीख दे दी। कब जागोगे आप लोग? आपको समझ में आना चाहिए कि एक ही तरीका है सरकार को झुकाने का, चुनाव में उसकी हवा टाइट करना। और किसी चुनाव में भी हवा टाइट करना है तो पेंशनर के मुद्दे पे ही करना है, किसी विपक्षी या विरोधी को आपको जिताना नहीं है। हरियाणा के चुनाव के लिए मैंने वीडियो बनाया था, कुछ लोग आए हैं, लेकिन कितने लोग आए हैं? कब तक नहीं जागोगे? कब तक? ऐसा नहीं है पेंशनर में सारे लोग कमजोर हैं जो लड़ नहीं सकते।
असल में बहुत लोगों का जीवन ठीक भी चल रहा है, बहुत मजबूत है, आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी मजबूत है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम क्यों ही फालतू में पंगा लें। तो अपना दर्द, आपको अगर पेंशनर का दर्द समझ में नहीं आता तो पेंशनर को ही उठकर खड़ा होना होगा, संगठित होना होगा और अपने अंदर से लोकल लीडरशिप निकालनी होगी, अपने अंदर से एमएलए एमपी निकालने होंगे और अपना नसीब खुद लिखना होगा। इन क्लर्कों के सहारे, इन नेताओं के सहारे, इन स्वयंभू नेताओं के सहारे, इन पत्रों के सहारे, इनके सहारे आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको मैदान में आना पड़ेगा और याचना नहीं, रण करना पड़ेगा, और रण करना पड़ेगा, सच्चा रण करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं बंदर की तरह जो उछलते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और दिखाते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने यहाँ कर दिया, हमने वहां कर दिया, सरकार हिला दी, ये कर दिया। कुछ नहीं हिलता उनसे, सरकारें नहीं हिलती इनसे। ये सरकार के सामने जाते हैं तो चरण वंदना करते हैं और बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको इन सब से सावधान होना है, आपको इन सब से जागरूक होना है और आपको अब अपनी लड़ाई की कमान अपने हाथ में लेनी है। आपको अपना मुकद्दर खुद लिखना है। बार बार मैं ये कहता हूँ, मुझ पर भी भरोसा मत करो, किसी पर भरोसा मत करो, खड़े हो जाओ और अपना मुकद्दर लिखने की कोशिश करो और अपने अंदर से लीडरशिप निकालो, अपने व्यक्ति जिताओ और अपना पेंशन खुद लो। यही मेरा संदेश है, यही मेरी इल्तिजा है। कहानी काफ़ी लंबी थी, लेकिन उसके अंदर जो दर्द और पीड़ा है वो मुझे लगता है इससे बढ़िया कुछ नहीं है पेंशनर के दर्द को बताने के लिए। मुझे लगता है कि आप, बहुत सारे लोग मेरा विरोध भी करते हैं, मुझे उल्टा सीधा भी बोलते हैं, उनको कहना चाहता हूँ मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं करूँगा। वो लगातार कहते तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या कर लिया। मैं तो सदा से कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि तुम अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करोगे। कब शुरू करोगे, कब बैठोगे, कब तक अपने आप को कमजोर मानोगे। सरकारी पेंशनर उठे, लड़े और हक ले लिया, तुम कब जागोगे? और जब जाग जाओगे तभी सवेरा आएगा, तब तक सवेरा नहीं आएगा। नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए मिनी संसद।